हाँ, तो आज अपना टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। अब इसमें 3 लॉ हैं हमारे। फर्स्ट लॉ इनर्शिया, ठीक। सेकंड चेंज इन मोमेंटम। थर्ड रिएक्शन फोर्स। नाम हमने सबने देखे हुए हैं, पता है हमें 3 लॉ होते हैं, बट इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनकी हेल्प कैसे लें वो चीज़ हमें समझ में आए। अब इनर्शिया हमने पढ़ा कि इनर्शिया नाम की कोई चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है, बट इनर्शिया है क्या। हमने कभी कोई ऑब्जेक्ट लिया, अब वो ऑब्जेक्ट मेरा टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। अब टेबल पे जब तक वो रखा है और मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता, वो एज इट इज वहीं पर पड़ा रहेगा, यानी कि वो स्टैटिक पोजीशन में रहेगा। बट अब यहां पर एक केस आता है। अब हम यहां पे इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। सपोज करा हमने एफ फोर्स लगाया, बट कितने परसेंट बच्चे ये बोल सकते हैं कि मैंने एफ फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ जाएगा। ये मोशन में तब तक नहीं आएगा जब तक कि इस बॉडी की तरफ से जो एक फोर्स इंटरनल ऑफर किया जा रहा है उसको ओवरकम ना कर दे। अब आप बोलेंगे कि बॉडी के अंदर से फोर्स कहां से आया, तो ये चीज हम आगे फर्दर अपनी सीरीज में टाइप ऑफ फोर्सेस के अंदर आगे प्रॉपर्ली कवर करेंगे। बट मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, यहां पर अपना लगता है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस ऑब्जेक्ट के प्लस में जिस टेबल पे ये रखा है उन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है स्किन कांटेक्ट की वजह से। तो ये फोर्स एक अंदर से लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। हम जो फोर्स बाहर से लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अंदर से ऑफर करेगा ये। पर उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अब हम वो कैसे पता लगाएंगे। यहां पर हमारे क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं जहां पर हम इनर्शिया का यूज करते हैं, पर बच्चों को ये चीजें ना पता होने की वजह से वो क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं बार बार। अब हमें ये एक बार क्लियर हो गया कि अंदर से कोई फोर्स लग रहा है मेरा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसे मैं एफ आर लिख देता हूं। अब यहां पर केस क्या बनेगा, अगर मेरा एफ इक्वल टू एफ आर है, तो अगर एफ और एफ आर मेरे इक्वल है तो यहां पर क्या होगा, मोशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। दूसरा केस मेरा क्या बनता है, एफ जो है मेरा वो लेस है एफ आर से, तब क्या केस बनेगा, तब भी मेरा मोशन नहीं होगा। अगेन अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा फोर्स की वैल्यू अपनी बढ़ा दूंगा। फोर्स की वैल्यू जैसे ही मैंने बढ़ाई एफ आर, तो मेरा क्या होगा, मोशन हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जब तक हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ना कैंसल आउट कर दें, उसके इफेक्ट को, तब तक हमारा मोशन नहीं आएगा। सिंपल। तो ये बात हुई हमारी इनर्शिया की, ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल अप्लाई ना करें फोर्स को, तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। या कोई ऑब्जेक्ट जब तक मोशन में है और उस पर आप एक्सटर्नल अप्लाई ना करें फोर्स को, या कोई ऐसा फोर्स ना आए जो उसे रोकने की कैपेबिलिटी रखता हो। जैसा कि मैंने ये केस आपको समझाए हैं, बच्चे को ये क्लियर हो जाता है कि स्टैटिक से वो कैसे मोशन में आया, बट उसे ये क्लियर नहीं होता कि मोशन से स्टैटिक में लाने के लिए इस टाइप के केस लगते हैं जहां पर हमें एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में समझना होता है। और ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स समझाए जाते हैं हमें प्रॉपर थर्ड लॉ के अंदर, बट एप्लीकेशन इनकी फर्स्ट लॉ में है। तो यहां पर डाउट क्रिएट हो जाता है और बच्चा यहां पे डाउट में अटका रह जाता है। सेकंड, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम। अब हमने बोला चेंज इन मोमेंटम, अब हमें यही नहीं पता मोमेंटम क्या चीज है। हम कैसे इस चीज को समझेंगे कि मोमेंटम क्या है, तभी तो हम उसका चेंज पढ़ पाएंगे। अब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, कि उस ऑब्जेक्ट के पास हमारा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास सपोज m है, एंड वो ऑब्जेक्ट को एक बार मैंने फोर्स दे दिया, मैंने यहां पर जैसे दिखाया था फोर्स दिया तो मोशन में आ गया। अब मैंने माना ये ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में आ गया। मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी आ जाती है उसके पास। अब मेरा कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, समझे।
अब v वेलोसिटी से कोई चीज मूव कर रही है, अब मेरे पास दो प्रॉपर्टियां हैं, एक तो मास उसका, एक उसकी वेलोसिटी। मैंने इन दोनों को मर्ज करके एक नई प्रॉपर्टी बनाई, मोमेंटम। पी साइन से हम इसे डिनोट करते हैं मोमेंटम, ठीक है। अब इसके अंदर हम मोमेंटम से फोर्स की तरफ चलेंगे, हम फोर्स कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट नॉर्मल भाषा में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा ये किसी के रेस्पेक्ट में हम इसको चेक करेंगे कि मोशन जो चेंज हो रहा है हम कंपेयर किस चीज से करें। हमें पता है कि एक पोजीशन हमारी यहां पर है ए पोजीशन, एक पोजीशन हमारी बी। अब यहां पर कुछ वैल्यू है मोमेंटम की, यहां पर कुछ वैल्यू है, क्योंकि मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर। अब यहां पर मैंने एक बार फोर्स लगाया, मैंने जैसा कि फर्स्ट केस में दिखाया था, फोर्स लगाया, पर उसका इंटरनल फोर्स तो है ना, वहां पर कुछ ना कुछ लॉसेस तो देगा, वो फोर्स को घटा देगा। जो हमने फोर्स लगाया है उसके ऊपर, वो हर टाइम तो इफेक्ट बरकरार नहीं रहेंगे। अब वहां पे क्या होगा, लॉसेस जो होंगे उसकी वजह से हमारा चेंज क्या होगा, मोमेंटम। अब जो मोमेंटम चेंज हुआ उससे हमें क्या पता चला कि भैया ये ऑब्जेक्ट हमारा स्लो होने लगा है कुछ टाइम के बाद। अब चेंज इन मोमेंटम हमें स्टडी करना है, तो हम किसके बेस पे करेंगे, हम करेंगे टाइम के बेस पे, कि इतने टाइम पहले इतना मोमेंटम था, कुछ टाइम के बाद मोमेंटम कुछ और हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात है, p को dp ओवर dt लिखते हैं, और m v को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं dv ओवर dt। dv ओवर dt जो है वो हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो यहां से आ जाता है हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिन बच्चों का भी डाउट है कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, इसके लिए मैं फर्दर आगे अलग से क्लास लेके प्रॉपर चीज़ों को क्लियर करा दूंगा। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको चीज़ों का कि किस तरह से चीज़ें चलेंगी आगे क्लासेस में। तो यहां पर आपको फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ, सेकेंड लॉ में कैसे हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब हमें यह पता चल गया मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है उसके अंदर, वो कैलकुलेट करके हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। बट किसी केस में अगर हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, अब मैं उसके अंदर फोर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहां पे बच्चा अटकेगा। अब हर जगह पे पॉसिबल नहीं है कि हाँ एक्सेलरेशन हमें गिवन हो प्रॉब्लम के अंदर। यहां पर हम थर्ड लॉ का यूज करेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अब ये भी चीज मैंने फर्स्ट में आपको दिखाई है, ये जो केस है फर्स्ट वाला, इसको हम यूज करेंगे इस चीज के अंदर। हम उस पॉइंट तक फोर्स लगाएंगे जब तक चीजें इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। हम यहां पर मोशन नहीं देखेंगे, एट वर्ज ऑफ मोशन। अब इसके लिए एक डायग्राम आपका, ये एक वेज है मेरे पास इस टाइप का, जैसे आपने घरों में सीढ़ियां देखी होंगी। एक मेरे पास बॉल है, अब ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रही है, मैं इसको थोड़ा जमीन से टच करा देता हूं, हवा में ना उड़े, ठीक है। तो ये जो बॉल है हमारी, अब इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स अप्लाई करा F, ठीक। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा, तो स्टार्टिंग में ये मोशन नहीं करेगी। ये मोशन कब करेगी, जब तक इसके इंटरनल फोर्स को मैं ओवरकम ना कर दूं। तो एक पॉइंट तक मैं फोर्स लगाता रहूंगा लगाता रहूंगा लगाता रहूंगा, और जिस पॉइंट पे मेरे को फील हो जाएगा कि जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं लगा रहा हूं लगा रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा है मेरे को लगा कि हाँ ये मूव करने वाला है, मेरे को आइडिया लग गया कि इस पॉइंट पे ये मूव कर रहा है, तो मैंने कितने फोर्स की एप्लीकेशन करी, तो रिएक्शन कितना आया, उस चीज से हम अंदाजा लगा लेंगे, वहां पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। दूसरा, अगर हमें यह पता है कि फैक्टर और कौन कौन से हैं, फोर्स और किस डायरेक्शन से लग रहा है, जो कि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि बिना फोर्स के कभी भी मोशन नहीं होगा। बिना फोर्स के मोशन नहीं होगा मतलब, अब यहां पर जैसे मेरा ये डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक। अब इसके अंदर क्या और कोई फोर्स नहीं लग रहे, फोर्स तो लग रहे हैं। अब वो फोर्स कौन कौन से हैं, ये बॉल के ऊपर मैं इसे पॉइंट मास मान लेता हूं, जैसे यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स यहां लगा दिया मैंने, एक्सटर्नल F, ठीक। दूसरा, ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा mg, जो इसका मास है, और ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो। तीसरा, नीचे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है
यहां पर भी एक छोटू सा अपना फोर्स लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स। क्लियर नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को चेंज कर देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे हमारा रिएक्शन फोर्स, और ये वाला फोर्स जो है मेरा, ये है mg। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को 3 फोर्स दिखाई दे गए। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है यहाँ पर? सोच सकते हैं हम यहाँ पर कि बस यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो एक नीचे से लगेगा, एक mg फोर्स जो कि नेचर की तरफ से लगता है, एक हमारी तरफ से फोर्स लग गया। अब मैं कुछ ऐसा इसमें जुगाड़ लगाऊं जिससे मेरे पास तीनों फोर्स को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस हैं। अब ये चीज़ें मैं आपको फिर आगे पर्टिकुलर एक चैप्टर है जहाँ पे मैं रिजॉल्व कराऊंगा फोर्सों को। अब फोर्स को रिजॉल्व कराने के कई तरीके, कई सारे फोर्स हैं। अब एक ऑब्जेक्ट पे ऐसा नहीं कि एक ही फोर्स लगता है, 4-5 तरह के फोर्स सिस्टम होते हैं। सिंगल फोर्स सिस्टम जिसमें एक ही फोर्स लग रहा हो, नॉर्मल फोर्स लगा, वो चीज़ मूव कर गई, कहानी खत्म। सेकंड आ गया हमारा टू साइड फोर्स सिस्टम। अब यहाँ पे एक F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी मैं चलो F1 ही लगा देता हूँ, ठीक है, 2 साइड से फोर्स लग गया, 2 फोर्स सिस्टम। ऐसे ही मेरा एक ऑब्जेक्ट 3 फोर्स सिस्टम में भी हो सकता है। भाई साहब मैं यहाँ से नीचे रिएक्शन एक यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स ये आ गया, एक फोर्स ये आ गया, 4, 5, 6 जितना आप सोच सकते हो एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्स लग सकते हैं। पर इनको सॉल्व करना मैं नेक्स्ट क्लास में आगे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे करने हैं। अभी आपने आइडिया ले लिया, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ क्या, आपको एक्शन रिएक्शन समझ में आई कि रिएक्शन फोर्स से हम कैसे एक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे क्वेश्चन में इजी पड़ेगी हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्लास को अपनी वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जैसा आप कहेंगे वैसा आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स।